अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई एम सॉरी, वीडियो मैंने 2 बार रिकॉर्ड किया लेकिन अभी वो कहीं पता नहीं, आई लॉस्ट इट समवेयर। सो कमिंग टू क्लाइमेट चेंज जो है हमारा लास्ट वाला टॉपिक है हमारे सिलेबस में। इसको हम देखेंगे, पहले इसके बेसिक्स देखेंगे, उसके बाद इसमें जो भी करंट में चीज़ें हो रही है उनको देखेंगे, कुछ रिपोर्ट्स को देखेंगे सो दैट हमारी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी लेवल तक पहुंचे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज। देखिए, अगर मैं आपको सिंपल में ये पूछूं कि क्लाइमेट चेंज क्या होगा, क्लाइमेट चेंज क्या होगा, मैं बोलूंगा कि अगर मैं आज का जो टेम्परेचर है उसको कंपेयर करता हूं कि जो टेम्परेचर था 30 या 40 साल पहले उसमें और आज वाले टेम्परेचर में अगर मुझे चेंज लगता है, मैं बोलूंगा कि जी क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है। कहने का मतलब, अगर मैं देखूं कि 30 साल पहले जो जुलाई में टेम्परेचर रहता था वो बहुत ज्यादा रहता था और आज बहुत कम रहता है, तो मैं बोलूंगा क्लाइमेट चेंज है। या ऐसा भी कि मैं देखूं कि उस टाइम पे ठंडा था मौसम, जुलाई में 30 साल पहले होता था, लेकिन अभी का जो मौसम है जुलाई में वो बहुत गर्म होता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कभी हम ऐसा देखते हैं कि जो विंटर्स हैं वो बहुत हार्श होते हैं, जैसे हमने इस साल देखा कि विंटर बहुत ज्यादा हार्श था कंपेयर टू 20-30 साल पहले जो विंटर था वो उतना हार्श नहीं होता था। तो मैं ये कह सकता हूं कि जी क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। अब क्लाइमेट चेंज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गर्मी बढ़ रही है, नहीं, ये भी कि हो सकता है कि मौसम ठंडा हो रहा है। हो सकता है कि 30 साल पहले जो जून या जनवरी है उसमें मौसम ठीक होता था, लेकिन अभी जो जनवरी होता है उसमें मौसम बहुत ज्यादा कम होता है। कहने का मतलब, चेंज में दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो नेगेटिव भी या तो पॉजिटिव भी हो सकता है। 30 साल पहले जो टेम्परेचर होता था वो बहुत हॉट होता था और अभी टेम्परेचर गर्म होता है, अभी टेम्परेचर ठंडा होता है, इसको भी मैं क्लाइमेट चेंज बोलूंगा। या उल्टा मैं बोलूंगा कि पहले जो है टेम्परेचर कम होता था अभी ज्यादा होता है, मैं इसको भी क्लाइमेट चेंज बोलूंगा। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है, क्लाइमेट चेंज इज अ पीरियोडिक मॉडिफिकेशन ऑफ अर्थ क्लाइमेट ब्रॉट अबाउट ड्यू टू changes in atmosphere as well as interaction between atmosphere and various other geological, chemical, biological, geographical factors within the earth system। अभी मैं आपको बताऊंगा ये चीजें क्या है। climate change refers to significant change in global temperature या precipitation, wind pattern और other measures of climate that occur over several decades or longer। देखिए, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि कल बारिश होगी, दैट इज वो वेदर की हम बात कर रहे हैं, हम क्लाइमेट की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं उसका मतलब ये होता है कि हम तकरीबन कुछ डिकेड्स, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर मैं बोलूं कि 30 साल पहले टेम्परेचर क्या होता था और आज का टेम्परेचर क्या होता है, जब मैं उनको कंपेयर करूं और मुझे उसमें चेंज लगे, मुझे उसमें पॉजिटिव चेंज लगे या मुझे उसमें नेगेटिव चेंज लगे, तो मैं कहूंगा कि जी क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, उसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। क्लाइमेट चेंज अब करते हैं यूज, हम ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। तो हम देखते हैं जरा इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, मैं आपको बोलूंगा पहला जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है ग्लोबल वार्मिंग। मैंने आपको क्या बोला, अगर आपको याद हो, मैंने बोला कि अगर मैं बोलूं 30 साल पहले का टेम्परेचर ले लूं, 30 साल पहले का जून का टेम्परेचर ले लूं, मैं ये कह सकता हूं कि उस टाइम पे टेम्परेचर कम होता था या उस टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा होता था कंपेयर टू आज वाले टेम्परेचर के साथ। जब मैं उसको कंपेयर करूंगा मैं बोलूंगा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मतलब कहने का, कम होना और ज्यादा होना दोनों केसेस में मैं ये कहूंगा कि क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। कम बारिश होना या ज्यादा बारिश होना, मैं कहूंगा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर मैं देखूं कि 30 साल पहले या कुछ डिकेड पहले स्नोफॉल कम हो रहा था या ज्यादा हो रहा था कंपैरिजन टू आज के टेम्परेचर में, मैं बोलूंगा जी जो स्नोफॉल है उसमें मैं बोलूंगा अगर वेरिएशन आ रहा है तो मैं बोलूंगा कि क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, सो मैं ये कहूंगा कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी टर्म है, उसके अंडर आता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में हम सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग इज लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम ऑब्जर्व्ड सिंस प्री इंडस्ट्रियल पीरियड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। तो मोस्टली हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के बाद जो टेम्परेचर है ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ उसके बाद जो टेम्परेचर ओवरऑल बढ़ा तो हम उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। देखिए, दो चीजें हमने सीखी, एक तो क्लाइमेट चेंज और हमने सीखा ग्लोबल वार्मिंग। तो मैं कहूंगा कि क्लाइमेट चेंज का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि पहले जो विंटर्स हैं वो इतने हार्श नहीं होते थे, अभी विंटर्स हार्श होते हैं, दैट इज ऑल्सो क्लाइमेट चेंज। या मैं ऐसा बोलूँ कि आज का विंटर जो है
वो ज्यादा हार्श है, पहले नहीं होता था। या मैं बोलूं कि पहले वाला हार्श होता था, आज का हार्श नहीं होता। दोनों केसेस में इसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। चेंज का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में हम सिर्फ बात करते हैं कि टेम्परेचर जो अर्थ का है वो बढ़ रहा है, ठीक है जी, कंपेयर टू जो प्री इंडस्ट्रियल फेज में था। अगर हम देखें कि कौन से फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, देखिए हल्का सा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा देखेंगे। एक तो नेचुरल फैक्टर्स, जैसे हम कहते हैं पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। जैसे कॉन्टिनेंटल हम ड्रिफ्ट थ्योरी ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, हम बोलते हैं यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था जो अर्थ यहाँ पे होता था, सी होता था जिसे पेंथलासा कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ और ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुआ, ये वाला साइड, और ये साउथ की तरफ शिफ्ट हुआ, ऐसे ही हम पढ़ते हैं। सो मैं ये कहूंगा कि ये जब लैंड मासेस जो है, जब ये स्प्रेड होती गई आगे पीछे, जब इनका स्प्रेड जो है वो बढ़ता गया, सो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे जो है क्लाइमेट में डेफिनेटली चेंज आएगा। क्लाइमेट में चेंज क्यों आएगा, क्योंकि अभी वेदर पैटर्न डिफरेंट चेंज होगा, अभी जो स्नो पैटर्न है वो चेंज होगा, क्योंकि अभी लैंड मास जो यहाँ से एयर आता था उसके अगेंस्ट उसके सामने लैंड मास आ गया। हो सकता है जो पैंथलासा में जो हवा घूमती थी पहले वो ना घूम पाए, अब क्यों नहीं घूम पाएगी, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे अभी लैंड मासेस आ गई, जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो ब्रेक हो गया, तो लैंड मासेस ऊपर इधर उधर चलेंगे। सो मैं ओवरऑल ये कहूंगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से भी जो कॉन्टिनेंट्स में ड्रिफ्ट आ गया, जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, वो भी रिस्पॉन्सिबल है किसी हद तक जो क्लाइमेट चेंज में, उसने भी क्लाइमेट चेंज किया। उसके बाद वॉल्कनोज का एग्जांपल देखिए, वॉल्कनो में क्या होता, कहीं पे भी वॉल्कनो बर्स्ट हुआ तो जो मटेरियल है, जैसे आप मान लीजिए स्मोक है, डस्ट है, वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। अभी क्या होता, अगर ये यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जाम्पल सी बनाई, अगर आप यहाँ पे सन है, अब सन की रेडिएशन यहां तक नहीं पहुंच पाएगी। क्यों नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि आगे ब्लॉक लगा है, किस चीज का लगा है, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो डस्ट आया एटमॉस्फेयर में उसकी वजह से ब्लॉक लगा है। जैसे हम बोलते हैं कि माउंट टम्बोरा में वहां पे भी क्या हुआ था, टम्बोरा, आप देखिएगा, इसको मैप पे देख लीजिएगा, माउंट TAMBORA कहाँ पे है, और वहां पे 1815 में क्या हुआ था माउंट टम्बोरा, और वहां पे 1815 में क्या हुआ था, थोड़ा सा गूगल सर्च आप भी कर लीजिएगा। अब क्या हुआ कि काफी देर तक यहाँ पे जो है, अब वॉल्केनिक इरप्शन तो हो गया, मैसिव था, तो यहाँ पे जो है सनलाइट पहुंच ही नहीं पाई, सनलाइट पहुंचेगी नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम करते हैं बात जी ओशन करंट्स की। अभी ओशन करंट्स की बात हम जब करते हैं, ओशन करंट्स का मतलब ये होता है, जैसे आपने जियोग्राफी में ओशन करंट्स को देखा होगा, में थोड़ा इसको रब करते हैं, ओके। अभी ओशन करंट्स में आपने देखा होगा, जो अगर ये अर्थ है तो जो ओशन की जो करंट्स है उनकी मूवमेंट होती है, और उनके मूवमेंट की वजह से जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाता है, जो हीट का पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है, ये स्प्रेड जो होता है वो चेंज हो जाता है। अभी क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, आप समझ लीजिए क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर टेम्परेचर सी का बढ़ रहा है या टेम्परेचर सी का घट रहा है, या जो एरिया फ्रीज नहीं होता था अगर वो फ्रीज हो रहा है, या जो एरिया गर्म रहता था वहां पे ठंडा पानी आ रहा है, ऑब्वियसली उससे भी ओवरऑल जो है क्लाइमेट में चेंज आ ही जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम एंथ्रोपोजेनिक कॉज की बात करते हैं। एंथ्रोपोजेनिक, एज यू नो, हम यहाँ पे मैन मेड कॉज की बात करते हैं। नेचुरल कॉज में कुछ और कॉजेज भी हैं बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एंथ्रोपोजेनिक कॉज की बात करते हैं, विच मीन्स मैन मेड। उसमें ग्रीन हाउस इमिशन है, एरोसॉल एंड पैटर्न ऑफ लैंड यूज, अभी हम आगे हम डिटेल में देखेंगे। ओके, सो मैं कहूंगा कि नेचुरल एज वेल एज मैन मेड फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। चलिए आगे थोड़ा सा चलते हैं। अगर मैं बोलूँ इफेक्ट्स क्या है, असरात जो हम कहेंगे, असरात क्या है जी क्लाइमेट चेंज के, पहले मैं बोलूंगा राइज इन टेम्परेचर। देखिए मैंने आपको दोनों चीजें बोली, मैंने बोला राइज भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है, लेकिन हम 2 मिनट के लिए चले मान लेते हैं कि राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो पोलर आइस कैप्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगी, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, इनंडेशन हो जाएगा, लो लाइंग एरिया जो है उनमें पानी भर जाएगा। उसके बाद चेंज इन रेनफॉल, जैसे क्लाइमेट चेंज का मतलब या तो रेनफॉल बढ़ेगी या तो रेनफॉल ज्यादा होगी। अब रेनफॉल के ज्यादा होने से फ्लड आ सकता है, ठीक है जी। रेनफॉल के कम होने से क्या हो सकता है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो फसल है वो हो सकता है ना बने, ठीक है जी। सो इन चीजों को हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। चेंज इन रेनफॉल हो जाएगा,
राइज इन टेम्परेचर हो जाएगा। उसके बाद फ्लड्स आ जाएंगे। फ्लड्स क्यों आ जाएंगे? क्योंकि फ्लड्स, या तो बारिश अगर बढ़ गई तो फ्लड्स आ जाएंगे, बारिश कम हो गई तो ड्रॉट वाली सिचुएशन आ जाएगी। ड्रॉट वाली सिचुएशन जैसे हमने महाराष्ट्र में 1-2 साल पहले देखा था, कुछ एरियाज में पानी ही नहीं था। तो पानी नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी जो है वो लूज होगा, जो सब्जी है वो नहीं बनेगी, जो पैडी है वो नहीं बनेगा। उसके बाद राइजिंग सी लेवल। राइजिंग सी लेवल ऑब्वियसली जब टेम्परेचर यहाँ से बढ़ रहा है, तो जो पोलर आइस कैप्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगी। फाइनली वो पानी जो है वो बह के सीज में आ जाता है और यहाँ पे जो सीज का लेवल है वो बढ़ जाएगा। ओके, उसके बाद साइक्लोन्स। देखिए क्लाइमेट चेंज जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल अगर हम छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने बोला ओशन करंट्स में ही चेंज आ गया। ओशन करंट्स में थोड़ा सा जब चेंज आएगा, उसका मतलब ये भी कि जो साइक्लोन जैसे उनका ओरिजिन है वो थोड़ा चेंज हो रहा है। सो साइक्लोन्स का भी बढ़ने का चांस है। साइक्लोन्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जो है इफेक्ट वो हो जाएगा हम पे। उसके बाद हिमालयन क्रायोस्फीयर, जो यहाँ पे हिमालयस में हमारा आइस कैप्स हैं उन पे क्या असर होगा, वो भी सारी मेल्ट होके आ जाएंगी नीचे बह के रिवर्स में। रिवर्स की उसकी वजह से फ्लड हो जाएगा। फाइनली 1-2 साल बाद वहां पे कोई आइस नहीं होगा और कोई ग्लेशियर नहीं होगा वहां पे। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसे सेकेंड। ओके, अदर इफेक्ट्स अगर हम देखें, कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट्स देखें ऑफ क्लाइमेट चेंज। पहला यहाँ पे फूड सिक्योरिटी। देखिए फूड सिक्योरिटी कैसे, आप मान लीजिए कि रेनफॉल जो है वो नहीं हो रहा है। रेनफॉल जो है तो जो फूड है वो कम बनेगा, जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो लो हो जाएगा। सो फूड सिक्योरिटी मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि राइस ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वीट ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा। सो हम कहेंगे कि फूड सिक्योरिटी नहीं रहेगा अगर क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं वो ज्यादा सीवियर हो गए। उसके बाद वाटर सिक्योरिटी। देखिए पानी कहाँ से आता है? जो ड्रिंकिंग वाटर है, काफी सारे सोर्सेज होते हैं, लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा सीवियर हो जाता है, अब मान लीजिए सारा जो आइस कैप्स हैं वो मेल्ट होगी, बारिश हो ही नहीं रही है, ना हमारे एक्वाफायर चार्ज होंगे, ना हमारा ग्राउंड वाटर आ जाएगा। जो रिवर्स में पानी है वो भी 1-2 साल में फिर खुश्क हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो उन्हें फीड करता था आइस कैप्स, मान लीजिए वो भी सारी पिघल के नीचे आ गई। सो वाटर सिक्योरिटी भी हमारी इफेक्ट हो जाएगी। राइजिंग डिमांड, राइजिंग एनर्जी डिमांड। देखिए जब क्लाइमेट चेंज होता है तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया तो आप क्या करेंगे? आप ढूंढेंगे जी एसी। एसी ढूंढेंगे तो टेम्परेचर जो एनर्जी का डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। आप देखिए अगर विंटर हमारा जो है वो हार्श हो जाता है, जब विंटर हार्श हो जाता है तो क्या होता है? हम ढूंढते हैं हीटर। हीटर ढूंढेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो जाएगी। ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो जाएगी तो हम कहेंगे कि जनाब जो है ये एक इफेक्ट है जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से हमारा जो एनर्जी का डिमांड है वो बढ़ेगा। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी। अब मान लीजिए बारिश हो ही नहीं रही है। बारिश अगर हो नहीं रही है तो जो घास है कहीं पे वो उगेगा ही नहीं। जो घास नहीं उगेगा, सो जो डियर है वो क्या खाएगा? डियर भी मर जाएगा, टाइगर भी मर जाएगा। तो ओवरऑल जो बायोडाइवर्सिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद हमारी इकोनॉमी, क्या हमारी इकोनॉमी इंपैक्ट होगी? मैं कहूंगा हाँ। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल, सिंपल सी एग्जांपल है, एक छोटा सा एंगल अगर हम लें, दो जो कॉन्सेप्ट है उसका बड़ा है, छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर ऐसे समझ लीजिए, बारिश नहीं हो रही है, बारिश जब नहीं हो रही है, रेनफॉल जो है वो नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? जो पैडी है मान लीजिए वो नहीं बना, सो ऑब्वियसली जो वीट है वो नहीं बना, तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी जो है वो भी कम हो जाएगी, वो भी कमजोर हो जाएगी। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ हमारा जो है क्लाइमेट चेंज। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी ग्लोबल वार्मिंग को तो हमने देख लिया, थोड़ा सा फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन है, ग्लोबल वार्मिंग इज हीटिंग अप ऑफ ग्लोब व्हेन एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब्स हीट बजट, दैट इज बैलेंस बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग हीट। ये क्लाइमेटोलॉजी में आई होप आपने पढ़ा हो, लेकिन ना भी पढ़ा हो तो मैं आपको आगे ये फिर से बताऊंगा। चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हम कहते हैं कि किस किस वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो रही है। जैसे सेकंड देखिए, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं मतलब फॉरेस्ट कवर कम हो गया तो ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग होगी। कूलिंग इफेक्ट होता है प्लांट्स का, जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली जो ग्लोबल वार्मिंग है वो होगी। यूज ऑफ व्हीकल्स इतने ज्यादा बढ़े, मतलब उसके बाद क्या होगा? जो सूट या ब्लैक कार्बन आ गया एटमॉस्फेयर में, और ये सूट या ब्लैक कार्बन जो है वो डायरेक्टली हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। डायरेक्टली हीट को एब्जॉर्ब कर लेता तो टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ेगा। एग्रीकल्चर की वजह से, जैसे हमने बोला था, मैंने आपको पहले भी बोला था, जो मीथेन का गैस है ये ज्यादा निकलता है। जैसे पैडी प्लांटेशन आप ज्यादा करेंगे
तो मीथेन जो है वो निकल जाएगा। अब मीथेन ज्यादा निकलेगा तो हीट टेम्परेचर जो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद हम करते हैं बात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। इंडस्ट्री जितनी ज्यादा डेवलप हो जाएगी उतना ज्यादा धुआं आ जाएगा, उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, सो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। उसके बाद ओवर पॉपुलेशन का, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज्यादा एनर्जी का डिमांड होगा, उतना ज्यादा फूड का डिमांड होगा। सो ओवर पॉपुलेशन की वजह से भी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है। आप ऐसा समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल है, ओवर पॉपुलेशन जब होगी, ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज्यादा एसी चाहिए होगा, ज्यादा रेफ्रिजरेटर्स चाहिए होंगे। तो जब ज्यादा रेफ्रिजरेटर्स, ज्यादा एसी चाहिए होंगे, उसका मतलब जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है वो भी होगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी हम करेंगे बात ओशन एसिडिफिकेशन की। ओशन एसिडिफिकेशन को आप आराम से समझ लीजिएगा, मैंने आपके लिए काफी ज्यादा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की हुई है। देखिए, ओशन एसिडिफिकेशन को समझने से पहले मैं आपको बताऊं कि पीएच स्केल क्या होता है। देखिए, पीएच स्केल क्या कहता है, आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर मुझे जानना हो कि क्या कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल मैं दूध लूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं ये चेक करूं कि या क्या ये एसिडिक है या ये बेसिक है, ये क्या है। सो मैं क्या करूंगा, मैं एसिडिक और बेसिक इस दूध को देखने के लिए मैं पीएच स्केल का यूज करता हूं। देखिए, पीएच स्केल हम बोलते हैं ऐसा, जो 7 होता है ये न्यूट्रल होता है। 7 to 0 जो है वो जितना 0 की तरफ जाता जाएगा वो ज्यादा एसिडिक होता जाएगा, और यहां से 7 to 14 जो है वो बेसिक होता जाएगा। कहने का मतलब कि जो 0 है, अगर किसी चीज का हमें पीएच स्केल पे दिखता है कि इसका जो वैल्यू 0 आता है, हम बोलेंगे ये बहुत ज्यादा एसिडिक है। अगर उसका वैल्यू किसी भी चीज का हमें पीएच स्केल पे 7 दिखता है, हम बोलेंगे ये न्यूट्रल है। अगर किसी भी चीज का हमें जो वैल्यू है पीएच स्केल पे दिखेगा 14, हम बोलेंगे ये बेसिक है। सो जो एसिडिटी है वो इंक्रीज होती है। जो ही आप 7 से नीचे आएंगे, मतलब 6 की एसिडिटी ज्यादा है, 5 की एसिडिटी उससे ज्यादा है, 4 की एसिडिटी उससे ज्यादा, फाइनली 0 की सबसे ज्यादा है। ऐसे ही उल्टा होता है, जितना आप आगे जाते जाएंगे बेसिसिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। वो सबसे ज्यादा जो चीजें हैं, जो अगर 14 उनका वैल्यू आता है, आप समझेंगे कि इनकी बेसिसिटी ज्यादा है। चलिए, इस चीज को तो आपने समझ लिया और आप जानते भी थे। अभी मैं आपको यह बताऊंगा कि क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, जो सी है वो हमेशा से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अब क्या मसला ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड अब ज्यादा एटमॉस्फेयर में होगा, तो जो सी वाटर है उसको ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने आप में एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात है। मैं ये कहूंगा कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक बाय ओशंस लीड्स टू एसिडिटी ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखिए, हाइड्रोजन आयन्स की वजह से ही सारा प्रॉब्लम हो जाता है। कहने का मतलब सिंपल ये है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट एटमॉस्फेयर में बढ़ गया, सो ओशंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा एटमॉस्फेयर को अपने आप में ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने आप में एब्जॉर्ब करेंगे। जब भी अपने आप को अपने जो ओशन वाटर है, जब उसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, जो कार्बोनिक एसिड है वो बढ़ेगा। जैसे हमने देखा CO2 प्लस H2O। CO2 कहां से आया, बाहर से। ये क्यों आया ज्यादा, क्योंकि ये पहले भी था लेकिन अभी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये ज्यादा इमिट हो रहा है। उसके बाद वाटर, सी वाटर, ये जब मिलेंगे तो ये बनाएंगे कार्बोनिक एसिड। अभी कार्बोनिक एसिड जो है ये थोड़ा सा वीक एसिड होता है। लेकिन कार्बोनिक एसिड ऐसे नहीं रहता, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा प्रोड्यूस, एक तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा और कार्बोनेट आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे। सो मैं क्या कह रहा हूं, मैं सिंपल में ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप ऐसा समझ लें कि जो इन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की वजह से जो कार्बोनिक एसिड बना उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। कार्बोनिक एसिड की वजह से, उसके ब्रेकडाउन होने की वजह से एक तो हाइड्रोजन आयन्स बनेंगे और कार्बोनेट आयन्स बनेंगे। ये दो चीजें बन जाएंगी। अभी आगे देखते हैं क्या होगा। हाइड्रोजन आयन्स बॉन्ड विद कार्बोनेट्स। अभी क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, जो कार्बोनेट होता है वो कैल्शियम के साथ मिल जाता है। जैसे सेकंड, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो कार्बोनेट होता है, जो कार्बोनेट होता है वो कैल्शियम के साथ मिलेगा तो ये बनाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का जो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से क्या होगा, जो शेल्स होते हैं एनिमल्स के, जैसे टोरोटाइज या बाकी बहुत सारे एनिमल्स के सी में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो शेल्स होते हैं वो इसी कैल्शियम कार्बोनेट से बन जाएंगे। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम हम समझेंगे क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आराम से ध्यान से सुनिएगा। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, डियर प्रॉब्लम यह है कि कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड अब
जो है ब्रेकडाउन हुआ, हाइड्रोजन आयन बना और कार्बोनेट आयन बना। अभी क्या होगा, हाइड्रोजन आयन इज बॉन्ड विद कार्बोनेट, हाइड्रोजन आयन बना मिला कार्बोनेट के साथ। अगर हाइड्रोजन आयन ना होता तो कार्बोनेट सीधे मिलता कैल्शियम के साथ और ये बनाते कैल्शियम CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनाते। अब क्या होता है, क्या कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनेगा? बनेगा, थोड़ा थोड़ा ही बनेगा। क्यों थोड़ा ही बनेगा? देखिए रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो हाइड्रोजन आयन है उसका एफिनिटी, उसका लगाव ज्यादा कार्बोनेट के साथ होता है। सो जब हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट मिलते हैं ये बनाते हैं बाइकार्बोनेट्स। हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट्स जो है ये बनाते हैं बाइकार्बोनेट। आप समझ लीजिए हाइड्रोजन आयन नहीं होता तो क्या होता, जो कार्बोनेट्स होते हैं वो मिल जाते कैल्शियम के साथ और ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही जो शेल्स होते हैं एनिमल्स के, जो और मेरीन ऑर्गेनिजम्स के शेल्स होते हैं वो बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। लेकिन अब क्या हुआ कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर था, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्ब होने की वजह से ज्यादा कार्बोनिक एसिड बना, ज्यादा कार्बोनिक एसिड होने की वजह से क्या हो, ज्यादा हाइड्रोजन आयन बने। सो ज्यादा हाइड्रोजन आयन की वजह से क्या हो, वो ज्यादा जो है वो मिले कार्बोनेट के साथ जिन्होंने बनाया बाइकार्बोनेट। अगर ये नहीं होता, अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा नहीं होते तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता जिसकी वजह से शेल बनता। लेकिन अब जब ज्यादा बाइकार्बोनेट बना उसकी वजह से क्या होगा, जो सी एनिमल्स हैं उनकी जो शेल्स हैं, शेल्स आर नॉट फॉर्म्ड, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है शेल को बनाना। अगर शेल जिनकी होती भी है उनकी भी वीक हो जाती है क्योंकि वो ग्रेजुअली डिजोल्व होना शुरू हो जाती है। फिर से मैं आपको बताऊंगा, मैंने बोला जो CO2 है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो सी वाटर जो है वो अपने आप में इसको एब्जॉर्ब करेगा। जब ये H2O मतलब सी का वाटर प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हो, ये जब मिलते हैं तो ये क्या जनाब बनाते हैं, ये बनाएंगे, क्या बनाएंगे, शाबाश शाबाश, ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे जस्ट सेकंड, ये बनाएंगे यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। और जो कार्बोनिक एसिड होता है ये एक वीक एसिड होता है। अब इन्होंने कार्बोनिक एसिड जो बनाया, कार्बोनिक एसिड की वजह से क्या होगा, कार्बोनिक एसिड की वजह से अभी क्या हुआ कि कार्बोनिक एसिड बना। कार्बोनिक एसिड जो है वो डिसइंटीग्रेट होगा, ब्रेकडाउन हुआ, वहां पे हाइड्रोजन आयन बना और कार्बोनेट्स बने। अभी क्या होता है कि अगर हाइड्रोजन आयन्स कम होते तो क्या होता, ये जो कार्बोनेट है ये मिलता कैल्शियम के साथ, कैल्शियम के साथ मिलके ये बनाता कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब, बनने का मतलब जो शेल है एनिमल्स का वो बन जाता। लेकिन मुसीबत है कि इसका जो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, क्या होगा और क्या होगा, ये होगा कि हाइड्रोजन आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो नहीं बनेगा और यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स बनते हैं। बाइकार्बोनेट्स क्यों बने, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बोनेट की एफिनिटी ज्यादा थी। अब बाइकार्बोनेट्स बने मतलब कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना। सो हम कहते हैं शेल्स आर नॉट फॉर्म्ड, या जो शेल बन भी जाएगी वो काफी ज्यादा वीक होगी, शेल्स आर वीक। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी हम बात करते हैं सैचुरेशन होराइजन की। सैचुरेशन होराइजन होता क्या है जनाब, देखिए देखते हैं थोड़ा सा सैचुरेशन होराइजन क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूं सी का जो वाटर होता है, जो ऊपर वाला जो लेयर होता है और नीचे वाला लेयर होता है, ये इसको, ये ऊपर वाली जो लेयर्स होती हैं इनको हम बोलते हैं ये होती हैं ओवर सैचुरेटेड। मतलब यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहेगा उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। दीज लेयर्स आर ओवर सैचुरेटेड। यहाँ पे दीज लेयर्स आर ओवर सैचुरेटेड विद जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी कार्बोनेट्स होते हैं, जो कार्बोनेट आयन्स होते हैं, उनसे ये ओवर सैचुरेटेड होते हैं। ओवर सैचुरेटेड होने का मतलब कि अगर यहाँ पे कोई रहेगा, किसी की शेल यहाँ पे डिसॉल्व नहीं होगी, लेकिन अगर वो नीचे रहेगा तो यहाँ पे उसकी शेल जो है वो डिसॉल्व होगी क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट आयन्स कम होते हैं। अभी ये वाले जो लेयर है, आप मान लीजिए अगर हम एक बॉर्डर बनाते हैं बिटवीन ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर में, अगर हम एक बॉर्डर, इमेजिनरी बॉर्डर हमने क्रिएट किया हुआ है और जो हम बोलते हैं कि इस वजह से क्या होता है, इस वजह से हमें एक डिवीजन मिलता है, हमें एक डिवीजन मिलता है, हमें एक लाइन मिलती है कि यहाँ नीचे कम कार्बोनेट्स हैं, ऊपर ज्यादा कार्बोनेट्स हैं। अभी इसको हम बोलते हैं, इस लेवल को हम बोलते हैं सैचुरेशन होराइजन। लेकिन क्या होता है, एसिडिटी की वजह से ये जो सैचुरेशन होराइजन है, ये वन सेकेंड, सैचुरेशन होराइजन क्या है आप ऐसा समझिए, सैचुरेशन होराइजन अगर यहाँ पे था, लेकिन ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से, एसिडिटी की वजह से क्या हुआ, ये सैचुरेशन होराइजन जो है ये ऊपर आ गया।
अब ऊपर आने का मतलब ये होगा कि जो ऊपर वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं जो रह रहे थे पानी में, अब उनके लिए एरिया पहले इतना था क्योंकि सैचुरेशन होराइजन ये था यहाँ पे पॉइंट पे, लेकिन एसिडिफिकेशन की वजह से जो सैचुरेशन होराइजन था वो यहाँ तक आ गया। मतलब अब उनके लिए एरिया जो रहेगा ऑर्गेनिजम्स के लिए इतना ही रहेगा। वो जब यहाँ पे आते हैं यहाँ पे उनके शेल्स जो है वो डिजोल्व होना शुरू हो जाएंगे। सो हम ये बोलेंगे जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ बहुत ज्यादा गंदे तरीके से इम्पैक्ट हो जाएगी, उनकी लाइफ पे बहुत ज्यादा असर हो जाएगा, उनकी लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, इन्फ्लुएंस होगा, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपने जियोग्राफी में आपने देखा होगा, हम कहते हैं अपवेलिंग की बात हम करते हैं। अपवेलिंग में क्या होता है, हम बोलते हैं कि ये अगर सी वाटर है, जैसे सेकेंड, हम बोलते हैं जी ये अगर सी वाटर है, ओके, ये सी वाटर है ऊपर। अभी अगर आंधी आ जाएगी, विंड आ जाएगी इस डायरेक्शन में, वो सी वाटर को इधर ले जाएगी, थोड़ा सा साइड में ले जाएगी, तो क्या होगा, जो नीचे वाला पानी है वो ऊपर आ जाएगा। इसको हम अपवेलिंग कहते हैं। ये वो और भी रीजंस की वजह से होता है, आपने ज्योग्राफी में इसको देखा होगा, आई एम श्योर आपने देखा होगा। अभी क्या होगा कि ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से क्या हुआ है, ये जो सैचुरेशन होराइजन था, ये सैचुरेशन होराइजन कहां पे था, आप समझ लीजिए सैचुरेशन होराइजन जो था यहाँ पे, अब ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से क्या हुआ कि ये शिफ्ट हुआ था ऊपर की वजह से, ऊपर ऊपर जो सैचुरेशन होराइजन है इट हैड शिफ्टेड अबव। अभी जो अपवेलिंग है होगा ये ज्यादा फास्ट होगा। अपवेलिंग ज्यादा फास्ट होने का मतलब क्या होगा, ये जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट वाटर है जिसमें आते ही जो शेल्स हैं एनिमल्स की वो डिसॉल्व हो जाएगी, ये पानी ज्यादा ज्यादा ऊपर आ रहा है। अब ये ज्यादा ज्यादा क्यों ऊपर आ रहा है, बिकॉज ऑफ एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन से क्या हुआ है कि जो सैचुरेशन होराइजन है वो ऊपर आ गया है, अब ये ज्यादा ऊपर आएगा। सो जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पे ये जो नीचे वाला न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट पानी होता है जिसमें शेल्स डिसॉल्व हो जाती है, ये काफी ज्यादा फैल जाता है और उससे जो लाइफ है मैरीन ऑर्गेनिजम्स की वो इफेक्ट हो जाती है। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा और आगे हम चलेंगे। जस्ट ए सेकेंड, जस्ट गिव मी ए सेकेंड। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। तो अगर आपको समझ आ गया हो तो हम चलेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट पे। ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ग्रीन हाउस। देखिए, हम आपने देखा होगा ऐसा एक हाउस होता है, ग्लास का बना हुआ होता है, उसमें क्या होता है, कुछ प्लांट्स उग रहे होते हैं। होता क्या है, बाहर वाला टेम्परेचर जो होता है वो स्लाइटली खराब होता है, आप समझ लीजिए माइनस होता है। अब अंदर वाला टेम्परेचर सूटेबल होता है। होता क्या है, ऊपर से जो भी सनलाइट आती है, सनलाइट ऊपर से आई, वो यहाँ पे ट्रैप हो जाती है। जितनी भी हीट आती है वो इधर ही फंस के रह जाती है, वो बाहर नहीं जाती। जब वो इधर ही रहेगी, हीट बाहर नहीं जाती, तो ग्रेजुअली इस जो अंदर का टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, और वो टेम्परेचर जो बढ़ेगा तो यहाँ पे जो प्लांट होगा उसको एक सूटेबल क्लाइमेट मिलेगा, वो सर्वाइव करेगा। ग्रीन हाउस is a structure whose roof and walls are made of transparent material। रूफ एंड वॉल्स मतलब वही कि रूफ या वॉल जहां से सनलाइट आती है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो सकता है, ग्लास की बनी हो सकती है। इन विच प्लांट्स रेगुलेटिंग क्लाइमेट कंडीशन आर ग्रोन। यहाँ पे जो प्लांट है जिसको एक क्लाइमेट कंडीशन मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर बाहर से थोड़ा सा ऊपर चाहिए, 5-6 डिग्री ऊपर चाहिए, तो वो अंदर हम यहाँ पे उगाएंगे तो फिर हीट आ जाएगी, वो ट्रैप हो जाएगा, और फाइनली जो है इस मैकेनिज्म को कि मतलब हीट का आना और इधर ही ट्रैप होना, कहीं भागना नहीं, उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी देखिए, इन ग्रीन हाउस द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, जो कि ये इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है, पासिस थ्रू ग्लास रूफ एंड वॉल्स, आ गई या रूफ से या वॉल से, एब्जॉर्ब बाय फ्लोर, ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, फ्लोर इसको एब्जॉर्ब करेगा, अर्थ एंड कॉन्टेंट्स प्लांट भी एब्जॉर्ब करेगा, और ये ग्रेजुअली ये वार्म होता जाएगा। 10 मिनट में थोड़ी हीट, 20 मिनट में और थोड़ी हीट, ग्रेजुअली ये थोड़ा थोड़ा गर्म होता जाएगा, और इस वजह से अंदर का टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा। आप समझ लीजिए ये इसको ट्रैप नहीं करता। जैसे हम दूसरी एग्जांपल आप ले लीजिए, जो गाड़ी होती है, गाड़ी में जो ही आप बैठते हैं गर्मियों में वो बहुत ज्यादा गर्म होती है। वो क्यों, ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए गर्म होती है क्योंकि अगर ये गाड़ी है, जो भी बाहर से हीट आता है वो उसको अंदर तो लेता है लेकिन उस हीट को भागने नहीं देता, इसलिए अंदर का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसको वो भी दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ, उसको भी मैं कह सकता हूँ दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलिए आगे देखते हैं, अभी अर्थ के केस में क्या सिनेरियो है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अर्थ के केस में क्या सिनेरियो है। अर्थ के केस में क्या होता है, जैसा आप समझ लीजिए, अगर ये अर्थ है
ऊपर से आती है रेज, सन रेज आती है। देखिए सन रेज ऊपर से आती है, इनको हम इंसिडेंट सन रेज कहते हैं। इसमें इंफ्रारेड भी होता है, इसमें इंफ्रारेड भी होता है, ओके इसमें इंफ्रारेड भी होता है, इसमें विजिबल लाइट होता है और इसमें अल्ट्रा वायलेट होता है। अल्ट्रा वायलेट को तो ओजोन ऊपर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड नीचे आ जाती है, और हीट जो है वो हीट इंफ्रारेड की वजह से ही, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इंफ्रारेड की वजह से ही हीट जो है वो नीचे, मतलब चीजें गर्म होना शुरू हो जाती। अभी देखिए होगा क्या, होगा ये कि ये हमारा अर्थ है, ही ऊपर से टेम्परेचर आ रहा है, रेडिएशन आ रहा है, यहां से कवरिंग है, एटमॉस्फेयर की कवरिंग। अभी क्या होगा, ये हीट यहाँ पे आ गई और यहां से उसके बाद ये फिर वापस अर्थ इसको एक थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगा और ये वापस निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो ही ये एब्जॉर्ब होने के, जो ही ये वापस होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो इसको ट्रैप करेगा, अपने आप में एब्जॉर्ब करेगा। मतलब जब इसने किसी भी चीज ने अपने आप में हीट को एब्जॉर्ब किया, सो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब इस हवा का टेम्परेचर, जब इस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हम कहेंगे कि अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारी लाइफ चल रही होती विदाउट दिस? तो मैं कहूंगा नहीं। देखिए क्या होता अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, तो क्या होता, ऊपर से टेम्परेचर आ जाता, गर्मी आ जाती, वो अर्थ पे आ जाती, यहाँ कोई ट्रैप नहीं करता उसको, वो निकल जाती यहाँ से। सो कहते हैं कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो -17 और -18 डिग्री रह जाता। कहने का मतलब यहाँ पे लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती, यहाँ पे लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती। तो मैं ये कहूंगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल के लिए। थोड़ा सा देखेंगे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, दी ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेचुरल फिनोमेना एंड हैज बीन ऑकरिंग फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स। सो अगर आपको क्वेश्चन में ये आएगा क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट गंदा ही गंदा है, नहीं जी, ये बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर ये ना होता तो हमारा जो प्लेनेट है यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि -17 और -17 या -18 आप ले लीजिए, इतना टेम्परेचर होता तो कैसे लाइफ पॉसिबल होती। ठीक है जी। अभी विदाउट दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता, जो हमारी लाइफ होती वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती। ग्रीन हाउस गैसेस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगा। जैसे सेकंड कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए सन की रेडिएशन जो है, सन की रेडिएशन जो है वो यहाँ अर्थ पे तो आ गई, ठीक है जी। अभी क्या होगा, सन की रेडिएशन जो है यहाँ से आती है शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट ऊपर से आती है शॉर्ट वेवलेंथ, इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती जो हमारा एटमॉस्फेयर है। लेकिन जब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक होके जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये फिर यहाँ पे लॉन्ग वेवलेंथ में होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे लॉन्ग वेवलेंथ में होती है, और बिकॉज ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ ये ट्रैप हो जाती है, इसको हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसको ट्रैप करता है, उस वजह से हमारा जो टेम्परेचर है हमारे अर्थ का वो ग्रेजुअली बढ़ जाता है। यहाँ पे कुछ एक दो पॉइंट्स में आपको बोलूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला पॉइंट, अगर हम कहें कि जो डिस्कवर किसने किया था ग्रीन हाउस इफेक्ट को, तो एक है 18, एक तो डेट आप याद रखेंगे 1824 में, इनका नाम था JOSEPH FOURIER, जोसेफ फोरियर। आप कहेंगे शायद ये कैसे लिख रहा है, लेकिन यहाँ यार लिखाई ही ऐसी हो रही है, ठीक है ना। आई ट्राई टू फाइंड बेटर क्वालिटी स्टाइलस पेन, लेकिन मिला यही। देखिए 1824 में जो जोसेफ फोरियर है, JOSEPH जोसेफ फोरियर है, ही डिस्कवर्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। हो गया ये पॉइंट। सो आप ये अपने नोट्स में रखेंगे, जो यहाँ पे मैं मिस कर गया हूं। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट टाइम पे जो एक्सपेरिमेंट किया था, फर्स्ट रिलायबल एक्सपेरिमेंट जॉन टेंडल ने किया था, ग्रीन हाउस इफेक्ट को दिखाया था, JOHNTYANDALL, टेंडल इफेक्ट, ठीक है ना। जॉन टेंडल ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था 1858 में किया था, दिखाया था कि असल में ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है जी। और जो जोसेफ फोरियर हैं, जोसेफ फोरियर ने क्या किया था, जोसेफ फोरियर ने 1824 में JOSEPH जोसेफ फोरियर जो हैं, इन्होंने
डिस्कवर किया ग्रीन हाउस इफेक्ट को। ठीक है जी, ये आप याद रखेंगे। चलिए, आई होप आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ आ गया, और ये वैसे भी बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में। आई होप आपको समझ आ गया। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस की बात हम करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस की हम जब बात करेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे टॉप पे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। आपको पता है ये कैसे रिलीज होता है, पोल्यूशन में हमने देखा है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड इज मेट्रोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मतलब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, अब आप बोलोगे क्या होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन? कुछ नहीं होता, हीट यहाँ से आई, अब जो अर्थ में वापस जो टेम्परेचर जो रेडिएशन को दे रहा है, जैसे सन ने यहाँ पे, सन है उसने यहाँ पे हीट डाली, रेडिएशन डाली, अब जो अर्थ वापस दे रही है इसको मैं बोलूंगा दिस इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है जी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब ये क्या कहता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट एक्ट्स ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग, जैसे जो आ रही थी तो उसको बोला आ जाओ आ जाओ, ट्रांसपेरेंट एक्ट किया। जब वो जाना शुरू किया तो उसको ब्लॉक किया। वही है कि बट ओपेक टू द आउटगोइंग रेडिएशन। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। ओके, दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं ओजोन की। ओजोन भी हमारा जो है इट इज ग्रीन हाउस गैस, ओजोन भी है। ठीक है जी, ओजोन का जैसे मैंने आपको बोला था बैड ओजोन और हमारे पास होता है गुड ओजोन। आई होप आपको वो याद हो। ठीक है, उसके बाद कौन सा गैस होता है? उसके बाद मीथेन। जैसे हम मीथेन के बारे में हमने बोला था, इसको मार्च गैस भी कहते हैं। और मीथेन पैडी प्लांट्स में भी होता है, पैडी प्लांटेशन जहाँ पे होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन ऑफ जो हमारा लाइव स्टॉक होता है, जो हमारे कैटल होते हैं, वहां से भी निकलता है मीथेन। सो मीथेन अगेन ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, आगे चलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस पे हम देखेंगे। इसके बाद यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन नाइट्रस N2O और नाइट्रस ऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस, आपने याद तो रखा। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। इनका है इफेक्ट, ये ग्लोबल कूलिंग करते हैं, जैसे यहाँ पे दिखा है emissions cause global cooling। होगा क्या, होता क्या है कि N2O के जैसा ही यहाँ पे आपको NO भी दिखता है और फिर NO2 भी दिखता है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, हमेशा के लिए याद क्या रखेंगे, आप ये याद रखेंगे यहाँ पे जनाब क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है सिर्फ ये है ग्रीन हाउस गैस। बाकी जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है या नाइट्रिक ऑक्साइड है ये ग्लोबल कूलिंग करते हैं। तो एमसीक्यू में आपको इस पे परेशान वो कर सकता है उल्टे सीधे क्वेश्चन, क्योंकि एक जैसे ही है तो कंफ्यूजन होता है। ओके, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी इट इज ए ग्रीन हाउस गैस, लेकिन अगर आपको कहीं पे बोला जाए कि शॉर्ट लिव्ड ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो आप बोलेंगे कि शॉर्ट लिव्ड ग्रीन हाउस गैस जो है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं फ्लोरिनेटेड गैसेस में, जैसे हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं परफ्लोरोकार्बन्स। उसके बाद हमारे पास सल्फर हेक्साफ्लोराइड आता है और हमारे पास ब्लैक सूट आता है। ब्लैक सूट थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ब्लैक सूट या ब्लैक कार्बन आप समझ लीजिए कि जहां पे भी इनकम्प्लीट कंबशन है, जहां से भी धुआं निकलता है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। जैसे एरोसॉल मैंने आपको बताया था, दिस इज एरो सोल्यूशन का एब्रिवेशन होता है। अभी क्या होता है कि ये आप समझ लीजिए ये अर्थ है, यहाँ पे आपने कुछ जलाया तो यहाँ पे ब्लैक कुछ जला, इनकम्प्लीट कंबशन हो गया, धुआं आ गया। अभी क्या होगा, ऊपर से हीट आ रहा है, ठीक है ना, ये इस हीट को ऊपर ही ट्रैप कर लेता है। एक तो होता है जैसे हमने पहले बोला था कि कार्बन डाइऑक्साइड उसको आने देता, उसके बाद जाने नहीं देता, ये इसको ऊपर ही हीट करता है, ऊपर ही ट्रैप करता है, मतलब आते ही इसकी वजह से हीट अप हो जाता है। ब्लैक कार्बन कॉमनली नोन एज सूट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन। ब्लैक कार्बन वार्म्स अर्थ by absorbing heat in the atmosphere by reducing albedo when deposited on सुनो इसको थोड़ा सा देखेंगे। एक तो दिस ब्लैक कार्बन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्बर और ऑफ सनलाइट एंड हीट एयर डायरेक्टली। वही मैंने कहा यहाँ पे ये सीधे डायरेक्टली हीट को जो है एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ आ गया, सॉरी सनलाइट यहाँ पे आ गई, रेडिएशन यहाँ पे उसके बाद गई, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रोक के अपने आप में एब्जॉर्ब करता है। ये तो उसको पहले ही बोलता आ जा भाई इधर आ,
पहले ही पकड़ लेता है, जो ब्लैक कार्बन होता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये दो चीजें, आई थिंक आपको ज्योग्राफी में तो आपने देखा होगा, चलिए फिर भी मैं आपको बताता हूँ। हम कहते हैं ब्लैक कार्बन वार्म्स द अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग हीट इन एटमॉस्फेयर एंड बाय रिड्यूसिंग एल्बिडो। अभी एल्बिडो क्या होता है, मैंने बोला था अगर स्नो है, स्नो पे जब स्लाइड पड़ती तो वहां से एक रिफ्लेक्शन होता है, जिस रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं एल्बिडो। एल्बिडो से क्या होता है कि एल्बिडो की वजह से वो जो हीट है उसको वापस वो रिफ्लेक्ट बैक कर लेता है, तो आइस कैप्स जो है वो मेल्ट नहीं हो पाती। अभी क्या आप समझिए, यहाँ पे आइस है, आइस या स्नो है, अब ये है व्हाइट, यहां से लाइट आ रही है, यहां से उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ज्यादा अंदर इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन होगा क्या, होता ये है, होता ये है, होता यह है कि अभी यही ब्लैक कार्बन, ये कहीं पे आप समझ लीजिए, ये ब्लैक कार्बन जो है, ये ब्लैक कार्बन अब ये स्नो की लेयर थी, अभी इस पे ऊपर आके बैठ गया, ठीक है जी। अभी इस पे ऊपर आके बैठा तो क्या होगा, जो हीट आएगी उसको ये ट्रैप करेगा, मतलब ब्लैक कार्बन जो है, ये जो स्नो पे बैठा हुआ है उस पे बैठेगा, स्नो पे बैठेगा, मतलब हीट। अब क्या होगा कि जो स्नो की कैपेसिटी थी रिफ्लेक्ट करने की, वो नहीं रहेगी अब। क्यों? क्योंकि उस पे क्या है, उस पे अब बैठा है ब्लैक कार्बन जो काला है, और काला चीज आपको पता है वो एब्जॉर्ब करता है हीट को, सनलाइट को। अब एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रेजुअली वो हीट यहाँ पे ग्रेजुअली आ जाएगी, जो स्नो कैप है वो मेल्ट हो जाएगी, ठीक है जी। उसी वही कहने का मतलब है कि बाय रिड्यूसिंग एल्बिडो व्हेन डिपॉजिट ऑन स्नो, ठीक है जी। ओके, सो ब्लैक कार्बन है ही है, ब्लैक कार्बन की वजह से आपको समझ आया क्या होता है। उसके बाद ब्राउन कार्बन, अगेन ब्राउन कार्बन की वजह से भी जो है हमारा जो टेम्परेचर है, इट इज एडिंग टू जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसमें ये कंट्रीब्यूशन करता है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको लिखाना भूल गया हूं, वो आप प्लीज नोट कीजिए। यहाँ पे मैं बात करूंगा वाटर वेपर की, वाटर वेपर की। वाटर वेपर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट जो है ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। रीजन भी आप देखिए, हमारा जो है टेम्परेचर जो है, हमारा जो अर्थ है तकरीबन 70% हम कहते हैं वहां पे ओशंस हैं। 70% ओशंस है, तो कितना ज्यादा इवापोरेशन होगा, कितना ज्यादा वाटर वेपर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में होगा। अभी इतना ज्यादा वाटर वेपर होगा, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से भी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हो जाता है, आपके हमेशा के लिए याद रखेंगे। ओह सॉरी, ओके। उसके बाद आप ये, हम कहाँ पे आ गए, ब्लैक कार्बन पे आ गए, ओके। तो अगर मैं आपको बोलूं कि प्राइमरी, अगर हम बोलते हैं कि प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन आते हैं, तो वहां पे प्राइमरी में ना ब्राउन कार्बन होगा ना कुछ होगा। आपको प्राइमरी जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसमें आपको दिखते हैं, एक उसमें आपको दिखता है आपका जो वाटर वेपर होता है। एक मिनट में आपको लिस्ट बना के यहाँ पे देता हूँ। एक आपको यहाँ पे दिखेगा, जस्ट अ सेकंड, लेट मी इरेज इट। अच्छा, सो यहाँ पे क्या क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे आपको दिखेगा पहला वाला, अगर रैंक के हिसाब से भी हम देखें कि किस वजह से ज्यादा होता है, पहला होता है वाटर वेपर, दूसरी रैंक पे होता है CO2, उसके बाद होता है मीथेन, मीथेन के बाद होता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। आप इन तीनों को याद रखें। पहले नंबर पे, फिर से मैं पहले नंबर पे जो है, पहले नंबर पे वाटर वेपर्स है, दूसरे नंबर पे हमारा जी CO2 है, तीसरे नंबर पे हमारा जी है मीथेन आता है। सो रैंक के हिसाब से मैं इसकी बात कर रहा हूं। सो यस, यू विल रिमेंबर कि वाटर वेपर भी प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस में आता है। प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस में अगर हम लिस्ट देखें, पहला वाटर वेपर आएगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, उसके बाद मीथेन आएगा, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड आएगा, और फाइनली 5वें नंबर पे ओजोन आएगा। सो लिस्ट में आप याद रखेंगे, जो लिस्ट आपने बनाई, लिस्ट को आप याद रखेंगे। फिर से मैं आपको फिर से अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको याद करा दूं, पहला वाटर वेपर होगा, वाटर वेपर होगा, दूसरे नंबर पे हमारा CO2 होगा, तीसरे नंबर पे हमारा मीथेन होगा। ये रैंकिंग के हिसाब से जो जितना ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, ठीक है ना। अब पोटेंशियल इज समथिंग एल्स, मैं आपको बताऊंगा कि किस में ज्यादा पोटेंशियल होता है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, या आगे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, ओके। उसके बाद आता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और उसके बाद आता है ओजोन।
इनको अब याद रखेंगे। जो इनका पोटेंशियल है वो भी मोर और लेस ऐसा ही है, कौन सी चीज कितना करती है, कैसे करती है, वो मैं आपको बताऊंगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे डिस्कस करना है और हम उसके बाद ये वीडियो को इधर रोक देंगे। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है, मैंने काफ़ी सारी डेफिनेशंस इसकी देखी, तो कुछ डेफिनेशंस इसकी होती हैं वो थोड़ी सी परेशान कुन होती हैं। परेशान कुन होने का मतलब क्या होता है कि उससे थोड़ा सा परेशान हो जाते हो। सो हम थोड़ा सा सिंपल सी डेफिनेशन ढूंढेंगे। मैं आपको ये बोलूंगा, जस्ट ए सेकंड, मैं आपको ये बोलता हूं, सॉरी, देखिए मैं आपको ये बोलता हूँ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ ए गैस रेफर्स टू टोटल कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग रिजल्टिंग फ्रॉम इमिशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ दैट गैस रिलेटिव टू 1 यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एजेंट यूनिट ऑफ 1। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे किसी गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देखना हो, मान लीजिए कोई गैस है एक्स, मुझे इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देखना हो, मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि इस गैस का कितना कंट्रीब्यूशन है किस में, ग्लोबल वार्मिंग में। अगर मैं गैस एक्स का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देखूं, मैं बोलूंगा 1 kg एक्स गैस का मैं ले लूंगा, फिर देखूंगा जब ये एटमॉस्फेयर में आ गया तो इसने ग्लोबल वार्मिंग में कितना कंट्रीब्यूशन किया, मतलब इसकी वजह से इस गैस एक्स का 1 किलो जो एटमॉस्फेयर में ऐड होगा उसकी वजह से कितना टेम्परेचर बढ़ा कंपेयर टू, जब मैं इसको कंपेयर करूंगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मैं बोलूंगा इसका ये जो है ये इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। फिर से बताता हूं, कहने का मतलब ये कि अगर मैं किसी एक्स गैस की बात करूंगा, मैं बोलूंगा कि अगर एक्स गैस का 1 किलो एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा और उस रिलीज होने की वजह से अगर टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा या क्या डिग्री बढ़ा या कितना बढ़ा, मैं यही बोलूंगा कि हाँ एक्स गैस के 1 किलो रिलीज होने की वजह से, एटमॉस्फेयर में आने की वजह से कितना ग्लोबल जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें कितना इंक्रीज हुआ, मैं उसको उस इंक्रीज को मैं बोलूंगा इस गैस एक्स का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। आगे और इंप्रूव होता जाएगा। देखिए हम इसको हमेशा कंपेयर करते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड। हम कहते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे मीथेन है, यहां पे आपको अभी समझ आ जाएगा पूरा, मैं बोलूंगा कि मीथेन है, मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 28 है। कहने का मतलब कि मीथेन 28 टाइम्स मोर करता है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में, मतलब 28 टाइम्स ज्यादा करता है ग्लोबल वार्मिंग। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सो मैं ये कहूंगा कि अगर 1 kg मीथेन का एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के मतलब 1 kg कार्बन डाइऑक्साइड का कर लीजिए आप एटमॉस्फेयर में रिलीज, 1 kg मीथेन का कर लीजिए एटमॉस्फेयर में रिलीज। सो जो मीथेन का जो गैस होगा वो 28 टाइम्स ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा ग्लोबल वार्मिंग में, ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करेगा, 28 टाइम्स ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करेगा देन कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए मैं कहूंगा कि उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो 28 है। देखिए बहुत ज्यादा स्टडी किया है हमने, असल में अंडरस्टैंड किया है नेचर किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, बहुत ज्यादा डिटेल में। इसलिए हम हर चीज को कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल पे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एक स्केल का काम करता है। जैसे हम स्केल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने यहाँ पे स्केल लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कितना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हुआ है उसको हमने वैल्यू दिया है 1। फिर हम बोलते हैं अच्छा जो मीथेन है उसका 28 है, मतलब 28 टाइम्स ज्यादा हो रहा है मीथेन, मतलब 28 टाइम्स ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है उसमें। अभी अगर हम यहाँ पे मैं आपको बोलूं, अच्छा, लार्जर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मीन्स दैट दिस गैस वार्म्स अर्थ मोर देन, यहाँ पे कहने का मतलब जैसे यहाँ पे, चले उसको जाने दीजिए, मैं अगर बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मैंने बोला इसका वैल्यू है 1 और मीथेन का 28, तो मैं बोलूंगा कि हाँ अगर हम सेम क्वांटिटी का रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, तो मैं बोलूंगा मीथेन 28 टाइम्स ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करेगा। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, मैं बोलूंगा नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो 310 टाइम्स ज्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग करेगा देन कार्बन डाइऑक्साइड। और फाइनली यहाँ पे सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, उसका सबसे ज्यादा है, आपको ये देखना पड़ता है सबसे ज्यादा। और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की जब हम बात करते हैं, हम असल में इसकी लाइफ की भी बात करते हैं। हम लाइफ अगर देखें कि ये कितने साल, यूजुअली हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में किस गैस ने कितना किया, हम कहते हैं तकरीबन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, मैं बोलूंगा कि हाँ जो मीथेन है वो 28 टाइम्स ज्यादा करेगा 100 साल में। ऐसे ही हम कहते हैं कि जो मीथेन है, जैसे ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ये 310 टाइम्स ज्यादा करेगा तकरीबन 100 साल में, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ये इनकी लाइफ देखें, इनकी लाइफ को भी देखना पड़ता है कि कौन सा
जो गैस है वो कितनी देर एटमॉस्फेयर में रहेगा, उसका मतलब वो उतना ज्यादा ही हार्मफुल होगा। देखिए अगर सल्फर हेक्साफ्लोराइड का मतलब सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है 23,900 टाइम्स ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करेगा देन कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप ये समझ लीजिए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से इतने टाइम ज्यादा 23,900 टाइम्स ज्यादा हीट अप करेगा, ग्लोबल वार्मिंग करेगा देन कार्बन डाइऑक्साइड। और इसकी लाइफ आप देखिए ये 32,000 ईयर्स है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी लाइफ है, अगर 1 किलो आपने रिलीज किया वो 50 to 200 ईयर्स रहेगा, लेकिन ये 3,200 ईयर्स का वो किलो रहेगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। सो आप देखिए ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना खतरनाक है, कितना ज्यादा है। सो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा। मैं बोलूंगा, मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला अगर मैं दो गैसेस को कंपेयर करता हूं, जस्ट ए सेकेंड, मैंने क्या बोला, मैंने बोला ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रेफर्स टू ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, सॉरी यार रोजों की वजह से मुंह खुशक हो रहा है, बात भी नहीं निकल पा रही है। सो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसी गैस का क्या होता है, मैंने बोला अगर कोई गैस एक्स है उसका आपने 1 लीटर एटमॉस्फेयर में रिलीज किया, सो वो ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ाएगा, वो कितनी बढ़ाएगा उसी को मैं बोलूंगा उस गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। जैसे मैंने बोला कि 28 जो है वो मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। मैंने बोला कि अगर हम CO2 को ले और मीथेन को ले, मैं बोलूंगा ये जो मीथेन है 28 टाइम्स ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, इसमें ये ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करेगा इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। हम ये जो बात कर रहे हैं हम यूजुअली लेते हैं तकरीबन, हम कहते हैं अच्छा तकरीबन ये 100 साल में 28 टाइम्स ज्यादा करेगा, ठीक है ना, वही हमने बोला। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लिस्ट आपको दी हुई है जो भी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है कुछ गैसेस का। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है वो यहाँ पे सबसे टॉप पे है। और मैंने बोला जो लाइफ हम देखते हैं, हमें अब ये देख लीजिए अगर 1 किलो सल्फर हेक्साफ्लोराइड का एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी, एक तो वो इतना ज्यादा करेगा और उसकी लाइफ है वो करता रहेगा कब तक, 3,200 ईयर्स तक। तो आप समझ लीजिए ये कितना हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। आप याद रखेंगे इस गैस में हम एक एक्सेप्शन है, आपने शायद ना देखा हो लेकिन मैं आपको याद करा दूं, यहाँ पे आपको कहीं पे वाटर वेपर नहीं मिलता। वाटर वेपर इज एन एक्सेप्शन। अभी वाटर वेपर को क्यों यहाँ पे एक्सेप्शन रखा गया है, वाटर वेपर को एक्सेप्शन क्यों रखा गया, वाटर वेपर को इस लिस्ट में इंक्लूड क्यों नहीं किया गया है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की चीजें जब हम देखते हैं इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि कहते हैं जो वाटर वेपर होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होती है, वेरी होती है। जहां पे सी होगा वहां पे ज्यादा होगा, कॉन्टिनेंट जहां पे होगा वहां पे वाटर वेपर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगी। इसलिए अगर हम उसको रखेंगे तो वो थोड़ा सा डिफ्यूज हो जाएगा, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। एक जगह पे एक है, दूसरी जगह पे दूसरा है। कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी गैसेज ये मोर और लेस जैसे ही एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं तो ये डिसॉल्व हो जाती है, मतलब ये डाइल्यूट हो जाती है। पूरी दुनिया में मोर और लेस इनका एक जैसा ही कॉन्सेंट्रेशन होता है, लेकिन इन केस ऑफ वाटर वेपर इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होता है, इसलिए इसको हमने इस लिस्ट में नहीं डाला। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई हो। तो कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज डू कॉल मी। थैंक यू वेरी मच। मेरा नंबर पे आप मैसेज करिए या कॉल करिए, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है। थैंक यू वेरी मच। और जितना हम ज्यादा आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन और क्लियर होते जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है असल में कि हम जो ऑफलाइन मोड में थे तो अभी हम ऑनलाइन मोड में आ गए, थोड़ा सा जो आदत हो जाती है उसको मुझे भी थोड़ा सा उस पे आने में, उस ट्रैक पे आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आपको भी थोड़ा सा आ जाएगा। बट एक दो बार आप वीडियो देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज फोन कीजिए या मैसेज कीजिए और दुआओं में याद कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।